आदमी की उम्र चाहे जो हो, मगर फिर भी उसे हमेशा युवा ही रहना चाहिए। युवा वही होता है जिसके पाँवों में गति होती है, हाथों में शक्ति होती है, दिल में ऊर्जा और जुनून होता है और आंखों में सपने होते हैं। वही आदमी युवा होता है। अपनी जिह्वा को भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्मान के साथ मधुर करूंगा कि देश का ये वो संगठन है, वो संस्था है जिन्होंने पूरे देशवासियों को एक बहुत बड़ा संबल दिया है। संबल इस रूप में कहूंगा कि सरकार तो हमसे टैक्स लेती है, पर बदले में कुछ लोगों को ही मदद देती है, पर हर आदमी को मदद नहीं देती। टैक्स तो सबसे लेती है, पर मदद कुछ लोगों को देती है और सब लोगों को मदद नहीं देती। पर भारतीय जीवन बीमा निगम अपने आप में वो सरकार है जो जितना लेती है उससे कहीं अधिक या हर व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर वापस लौटाती है। एक प्रकार से आप ये समझें, LIC यानी कि आप अपनी ओर से मुट्ठी भर अनाज खेत में डालो और जरूरत पड़ने पर वापस झोला भर के अनाज वापस पालो। तो जो एक तरह से इंसान के लिए रक्षा कवच का काम करता है, एक प्रकार से आदमी के लिए सुरक्षा का काम करता है, उसका नाम ही जीवन बीमा निगम है। आप लोगों का तो प्रसिद्ध वाक्य है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे ये वाक्य इसलिए पसंद आया कि ये वो स्लोगन है, ये वो लोगो है जो हर आदमी को इस बात की प्रेरणा देता है कि हम जीते जी भी तुम्हारा साथ देंगे और मरने के बाद भी तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का हम साथ देंगे। यहां कोई भी आदमी ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा जो जाया है, तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है, वो निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ देगा ही देगा। पर भारतीय जीवन बीमा निगम हर भारतीय व्यक्ति के लिए वो दत्तक पुत्र है जो ये दावा करता है कि हम हर हालत में तुम्हारा साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात LIC यानी योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता का यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिसके जरिए लोगों तक ये मैसेज भेजा जा रहा है कि हम आपके कल्याण की जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हैं, आपके योग और क्षेम को हम वहन करते हैं। तो एक प्रकार से जैसे हनुमान संकट मोचक कहलाते हैं, वैसे ही हमारे लिए, सब बोलो क्या है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये हाथ का हजूर है। हम व्यक्तिगत तौर पर इस संगठन का, इस संस्थान का, इनकी हर पॉलिसी का हम सम्मान करते हैं और हमने अपने जीवन में अनेक लोगों को ये ऐसा पाया है, अनेक लोगों के जीवन में, कि आज चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस था, गाड़ी की टक्कर लग गई तो लोग कहते हैं चिंता की बात नहीं है, हमने बीमा करवा रखा है, मकान का बीमा करवा रखा है। अब तो मेडिकल इंश्योरेंस भी होने लग गया। तो आपने दिया मान लो साल के 12,000 रुपये और आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो एक साथ आपको मिल गया 7 लाख रुपये। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये अपने आप में हमारे लिए रिजर्व बैंक है, ये भविष्य निधि को तैयार करने की हमारे लिए व्यवस्था है। इसलिए हम देश के हर व्यक्ति को ये अनुरोध करेंगे वो अपने जीवन में अपनी बीमा ज़रूर करवाए, चाहे जिस रूप में भी करवाए, लेकिन बीमा अवश्य करवाए और इस तरह से अपने लिए भविष्य निधि तैयार करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करें। जीवन में अगर कुछ बनने और कर गुजरने के लिए आप लोग मोटिवेशन लेना चाहें तो मैं कहना चाहूँगा कि कदम ऐसे चलो,
कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए और काम ऐसे करो कि हमारी पहचान बन जाए। सब बोल लो, क्या कहा मैंने? कदम, हाँ, कदम ऐसे चलो कि हमारे निशान बन जाए और काम ऐसे करो कि वो हमारी पहचान बन जाए। जीने को तो सब जी रहे हैं, पर हम जिंदगी कुछ ऐसा जी कर जाएं कि वो औरों के लिए भी मिसाल बन जाए, वो औरों के लिए भी मिसाल बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को, मैंने कहा कि हर आदमी को युवा रहना चाहिए। माना कि शरीर की दृष्टि से मेरी उम्र भी 62 वर्ष की हो गई है, पर मैंने तय कर रखा है कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अंतिम सांस तक अपने आप को पावरफुल बनाकर रखूंगा, अपने आप को युवा बनाकर रखूंगा। मैं बूढ़ा बनूंगा, लेकिन एक दिन के लिए बूढ़ा होऊंगा, और उस दिन बूढ़ा होऊंगा जिस दिन मेरे ऊपर जाने का वक्त आ जाएगा, उस दिन मैं बूढ़ा बनूंगा। अन्यथा जीवन भर अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखूंगा। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत भी मैं योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के साथ करता हूं, प्रभु की प्रार्थना के साथ करता हूं, और रात को जब शयन करने के लिए जाता हूं तो इतने आनंद भाव के साथ शयन करने के लिए जाता हूं कि मैंने आज का दिन पूरी तरह सार्थक तरीके से जिया। अब मैं रात को शयन करने के लिए जा रहा हूं तो ऐसे सोता हूं जैसे मृत्यु शैया पर जाकर सोया हूं। आराम से शरीर का विसर्जन करता हूं। अगले दिन सुबह जैसे ही फिर आंख खुलती है, आंख खुलते ही मुस्कुराता हूं, परमात्मा को थैंक यू कहता हूं, ईश्वर को याद करता हूं, और फिर अपने पूरे दिन को ऊर्जावान बना करके जीता हूं। भाई इतना तो जश्न बनता ही है कि हम सुबह उठते ही एक अच्छी प्यारी सी मुस्कान ले सकें। इतना तो जश्न करना हमारे द्वारा बनता ही बनता है। पिछली रात को कहते हैं दुनिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। कितने? अगर आपको एहसास न हो कि मैं जिंदा हूं तो सुबह उठते ही अखबार में अपना फोटो ढूंढ लिया करो, कहीं मेरा भी फोटो छपा हुआ है या नहीं छपा हुआ है, उठावने में, शोक संदेश में। और अगर आपका फोटो नहीं छपा है इसका मतलब तब तो विश्वास हो ही जाएगा कि मैं क्या हूं मैं। और जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि परमात्मा ने आज मुझे फिर एक नया दिन दिया, एक नया जीवन दिया, फिर से नया कुछ कर गुजरने का मुझे एक गोल्डन चांस दिया, स्वर्णिम अवसर दिया है, तो उठो, एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान लो, परमपिता परमेश्वर को याद करो। अपने माइंड को हमने किस चीज से सुबह उठते ही भरा है ये बहुत महत्व रखता है। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले अपने दिमाग में क्या भरा? अखबार उठाओगे तो राजनीति भरी जाएगी, चाय उठाओगे तो घर गृहस्थी भरी जाएगी, पत्नी से मुखातिब हो गए तो सारी सरफोड़ी ही अंदर जाएगी। तो ये बहुत महत्व रखता है कि सुबह उठते ही हमने सबसे पहले अपने दिमाग में क्या भरा है। तो मैं परमात्मा की याद से अपने दिन की शुरुआत करता हूं, तो मैं मानकर चलता हूं कि मैंने अपने सुबह की शुरुआत एक सुप्रीम पावर को याद करके की। मैंने दिमाग में उस पावर को, उस शक्ति को मैंने सबसे पहले याद करके अंदर स्थापित किया है, जिसको मैं मानता हूं कि वो दुनिया का सूरज है, दुनिया को उजाला देता है, दुनिया को ऊर्जा देता है और जीवन जीने का रास्ता इंसान को सुझाता है। तो हमने सबसे पहले उसे याद किया। हर आदमी को युवा रहना चाहिए। फिर याद दिलाता हूं, हमेशा युवा रहो, चाहे जो आपकी उम्र हो, चाहे आप 20 साल के हैं, 40 के हैं, 70 या 80 के हैं। क्योंकि आप सब लोग पदाधिकारी भी यहाँ हैं तो इसलिए बुजुर्ग तो यहाँ पर मुझे कोई नजर आ ही नहीं रहा है। सबके सब 20 से 60 के बीच की उम्र के लोग ही मुझे सारे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अपन सब क्या है, बूढ़े हैं कि युवा हैं? अपने आप को क्या कहना चाहेंगे, युवा है कि बूढ़े हैं? हाँ, अपने आप को हमेशा कहते रहना चाहिए आई एम द बेस्ट। क्या कहते रहना चाहिए हमें ऐसा अपने आप को? आई एम द बेस्ट। खुद अपने आप को जगाओ। जैसे अलार्म घड़ी सोए इंसान को जगाती है, वैसे ही हर इंसान को अपने आप को जगाना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। लोगों को मौका मत दो ये कहने के लिए कि वो आपसे आकर कहें कि आप बेस्ट हैं।
क्योंकि लोगों की तो उम्मीद नहीं कि वो आपको आकर के कहे कि आप बेस्ट हैं। खुद ही अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप को स्थापित करो, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन डू, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है, मैं विजेता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट। खुद अपने आप को आदमी को जगाते रहना चाहिए। भाई गीता के भगवान ने भी किया क्या था? अर्जुन को जगाने का ही तो काम किया था। वो शिथिल पड़ रहा था, उसका विश्वास डगमगा गया था, उसका मनोबल कमजोर हो गया था, तो सारी गीता उन्होंने कह डाली। और सारी गीता का सार केवल इतना सही है कि तुझे नपुंसकता शोभा नहीं देती, उठ खड़ा हो, कर्तव्य का मार्ग बहुत बड़ा है, खड़ा हो और अपने कर्तव्यों को करने के लिए सन्नद्ध हो जा। कल जीवन बीमा निगम के ही कुछ टीचर्स हमारे पास थे और कह रहे थे, सब हम ये जो सेवा देते हैं बच्चों को तैयार करने के लिए, इसके हमें कोई भारतीय जीवन बीमा निगम हमें पेमेंट नहीं देती है, बल्कि हम खुद अपनी रुचि से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपनी आहुतियां हम समर्पण कर रहे हैं। भाई यही महत्व रखता है कि हम अपनी ओर से औरों को कुछ तैयार कर रहे हैं। अगर एक दीपक से नए 100 दीपक जल गए तो क्या उस पहले दीपक का उजाला कम हो गया? पर एक दीपक ने अगर 100 दीपक और जला दिए तो उसने 99 या 100 और नए दियों को अपने जैसा सामर्थ्य दे दिया। तेरी किस्मत तेरे साथ है, पर अगर तुम नए 100 लोगों की किस्मत बनाने में तेरी भूमिका काम आ गई, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आत्म विजय है कि तुम जीत गए। तुम और 100 लोगों के लिए उनके दिए को ज्योतिर्मय बनाने में तुम हेल्पफुल बन गए। मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में 5 पावर होने चाहिए। हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? 5। तो मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में 5 पावर होना चाहिए। अगर अंगुलियां भी खुली खुली है तो अलग अलग है, किसी में कोई ताकत नहीं, पर इन्हीं को इकट्ठा कर दो तो ये भी क्या बन जाता है? 5 फौलाद। तो मुझे लगता है हर आदमी के जीवन में 5 पावर होना ही होना चाहिए। चाहे आप भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हों, या बीमा निगम के आप नागरिक हों, या बीमा निगम से फायदा उठाने वाले हों, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व यह रखता है कि हमारे भीतर पावर कितना है। केवल सांस चलना ही पावर नहीं है, केवल धड़कन चलना ही पावर नहीं है, केवल नब्ज चलना ही पावर नहीं है। पावर असली वो है भाई, सांस आप मानते हैं हमारी पावर है, पर मैं सांस से भी बढ़कर के आत्मविश्वास को इंसान का पावर मानता हूं। सांस तो हॉस्पिटल में जो कोमा में पड़े हैं उनकी सांस भी चल ही रही है, पर इसके अलावा उनमें कुछ भी चल नहीं रहा। पावर, मैं वो पावर कहूँगा जो पावर आदमी को अंदर से सचेतन बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। इसलिए सुबह रोजाना एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो, अच्छा संतुलित आहार लिया करो। फोकट का माल समझ करके जगह जगह जाकर के अपन जो गुलाब जामुन और मालपुए और कचौड़ियाँ ठोक के आ जाते हैं, मिर्ची बड़े, वो सब हमें फायदा नहीं देंगी। संतुलित आहार, अच्छी एक्सरसाइज, सकारात्मक दृष्टिकोण, एक अच्छी गहरी नींद, ये सब जीवन की अनिवार्यताएं हैं जिन्हें सबको लागू करना ही चाहिए। मैं 5 पावर की बात कहूँगा। सार रूप में आपको सहज से मैं ये मोटिवेट करूँगा कि हर आदमी को अपने भीतर 5 पावर रखना चाहिए। पहला है मैन पावर। पहला कौन सा पावर है? सब बोलो। नंबर 1 मैन पावर। ये वो पावर है जिस पर
सारा भारतीय जीवन बीमा निगम टिका हुआ है और यह है मैन पावर। मैन पावर अर्थात इंसान ने अपने द्वारा कितने लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाए, संबंध जोड़े और कितने लोगों के साथ चाहे व्यापारिक चाहे सामाजिक अपने संबंध बनाए। पर हर आदमी के पास मैन पावर तो होना चाहिए। आज जैसे कोई समाज ऐसा है, कोई जाति ऐसी है कि जिनमें लोग तो बहुत ज्यादा अमीर नहीं हैं, पर एक आवाज उठ जाए तो उनके सीधे 1000 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इसे कहता हूं मैन पावर, कि एक आदमी पर आफत आई तो 1000 लोग इकट्ठे हो गए। इस पावर का नाम है मैन पावर। कई दफा ऐसा, अभी 2 दिन पहले अखबार में एक न्यूज आई थी, आपने गौर की होगी इस बात पर, इस न्यूज पर गौर किया होगा आपने, कि जोधपुर शहर में ऐसी पॉलिसी बनी है या ऐसा पैकेज बनाने वाले लोग तैयार हुए हैं, ग्रुप तैयार हुआ है, जो किसी आदमी के मर जाने पर है, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, रोने के लिए आपको पैकेज है पूरा। तो बोले उसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैकेज का इतना रेट, आधे पैकेज का इतना रेट, केवल 20 लोग चाहिए रोने के लिए तो 50,000 में आपको मिलेंगे। 20 पुरुष, 10 महिलाएं, 10 लड़कियां हैं, इतना सब कुछ करना है तो 60,000 का पैकेज है। और अगर ब्राह्मण को भोजन, पूजा, हवन ये सब भी करवाना है तो 1.5 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा यार ये भी क्या युग आ गया है कि लोगों ने अपना मैन पावर इतना घटा दिया है कि अब जीते जी तो कोई साथ आ ही नहीं रहा है, बल्कि मरने के बाद भी कोई साथ देने को हमारे तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हर आदमी का मैन पावर हमेशा मजबूत होना चाहिए। पहले जमाने में शायद आप में से 2, 4, 10 लोगों ने तो ऐसा देखा ही होगा। 28 साल पहले जब शादी हुई तो घर पर जितने भी अतिथि आए उनको खाना खिलाने वाले घर के लोग थे, और अब घर पर जितने भी मेहमान आते हैं उनको खाना खिलाने के लिए किराए के लोग लाने पड़ते हैं, क्योंकि आदमी का मैन पावर रहा नहीं। लोग आपस में एक दूसरे से संबंध रखते नहीं, सब टूट रहे हैं, कट रहे हैं। तो अकेला बच गया बंदा। घर में कोई बीमारी हो जाए तब भी कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं कहूँगा मैन पावर बढ़ाओ। माना घर में किसी के साथ आपकी बोलचाल बंद हो गई है, कहूँगा आज ही जाओ, सॉरी कहो, फिर से उनके साथ अपना रिश्ता बना लो। माना कि गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाएगी तो आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। तो कम से कम उस वक्त तो वो आदमी हमारे काम आएगा ही आएगा। आपने अपने सगे भाई से, सगी भाभी से, सगी देवरानी से बोलचाल बंद कर दी है, कहूंगा ना बाबा ना, पीट लो, पिट जाओ, बोल लो, सुना दो, कुछ भी कर लो, पर बोलचाल बंद मत करो। आज न सही, कम से कम मुसीबत की वेला में तो वो आदमी हमारे जरूर काम आएगा। भाई बोलचाल बंद मत करो भाई से, वो आज भी तुम्हारे काम आएगा, और कम से कम जब संकट की घड़ी बनेगी तब तो तुम्हारे काम आएगा ही आएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ भाई मैन पावर बढ़ाओ, सबसे अपनी पहचान रखो। तो एक डॉक्टर से भी पहचान रखो, पुलिस वाले से भी पहचान रखो, इंजीनियर से भी पहचान रखो, आर्किटेक्चर से भी पहचान रखो, भारतीय जीवन बीमा निगम वाले से भी पहचान रखो। पता नहीं इस खुद गर्ज दुनिया में कब किससे काम निकालना पड़ जाए। इसलिए हर किसी के साथ अपना मधुर रिश्ता बनाकर रखो। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा मैन पावर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैन पावर रखो, अर्थात कृष्ण जैसे भी कुछ मित्र रखो और कर्ण जैसे भी कुछ मित्र रखो। अच्छी सलाह देने वाले कृष्ण जैसे भी मित्र रहने चाहिए, और कर्ण जैसे हम खरे हैं कि खोटे हैं मगर फिर भी हमारा साथ देने के लिए जो तैयार रहे, तो ऐसे मित्र भी अपने साथ
जरूर रखो। कहते हैं कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। क्या है, सब बोलो, अकेले हम, हाँ, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं, अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां सुना रहा हूं, सब साथ साथ बोलो। अकेले हम क्या है? अकेले हम बूंद हैं। अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलो, क्या है? अकेले हम, हाँ, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं, अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो लाजवाब हैं, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो पूरी किताब हैं, अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत हैं, अकेले हम नागरिक हैं, मिल जाए तो पूरा भारत है। मिल जाए तो पूरा भारत है। अर्थात ये मैन पावर बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं और कहूंगा, अपने जितने अधिक कनेक्शन जोड़ोगे आप उतने ही अधिक फायदे में रहोगे। नंबर 2, पहला है मैन पावर और दूसरा है मैनेजमेंट पावर। दूसरा पावर कौन सा कह रहा हूं मैं? मैनेजमेंट पावर। अर्थात जीवन का हमें सही ढंग से प्रबंधन करना हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। अगर ये पावर हमारे पास नहीं है तो ऐसा आदमी उज्जड़ जिंदगी जीता है, और मैनेजमेंट पावर अपने साथ रखने वाला आदमी अपने हर कार्य को सुव्यवस्थित बना करके चलता है। आपने अपनी बच्ची को मानो टॉफी दी, आपने बच्ची को टॉफी दी, या अभी आप सब लोगों के लिए पानी की बोतल दी गई, आपने बोतल पी और बोतल क्या किया? फेंक दी। जैसा कि अपन सब लोगों की आदत होती है, बोतल फेंक दी। जिस व्यक्ति ने बोतल फेंक दी, समझ लो ये आदमी सिस्टम को अपने जीवन के साथ लागू नहीं करता है, लापरवाही के साथ अपनी जिंदगी जीता है, कुछ भी ये कर लेता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमने अगर पानी पिया है और बोतल को या तो आपने अपने पर्स में डाल दिया या आप डस्टबिन में डाल करके आए, अगर डस्टबिन में डालने के लिए वहां तक चले गए, आदमी पक्का है। वो कहते हैं कि एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए 100 अभ्यर्थी पहुंचे थे और सबका इंटरव्यू चल रहा था। एक एक का इंटरव्यू चलता जा रहा था। सब अपनी फाइल दे रहे थे, सभी लोग अपनी पढ़ाई, अपना चरित्र का प्रमाण पत्र सब अपने पेश करते चले जा रहे थे। पर एक लड़का ऐसा आया जो अंदर आया, जैसे ही अंदर आया, आते ही उसने देखा बीच में एक पेपर वेट पड़ा है। उसने सबसे पहले उसे उठाया, टेबल पर रखा और फिर अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया। वो जैसे ही पहुंचा, 2 सवाल पूछे गए और उसे हाँ भर दी गई कि आप इंटरव्यू में पास हुए। तो बाहर जितने लोग खड़े थे वे विद्रोह पर उतर आए कि ये लड़का केवल बीए पास है और आपने इसको नौकरी दे दी, और हम लोग जो एमबीए वाले बैठे हैं वो सब के सब बाहर बैठे हैं, बड़ी अपनी गोल्ड मेडलिस्ट की पढ़ाई के प्रमाण पत्र लिए हुए, और आपने केवल बीए पास वाले 60% मार्क्स वाले को नौकरी दे दी। बोले हमने इंटरव्यू के केवल प्रश्न ही नहीं रखे थे, कहीं और भी हिस्से रखे थे, उसमें पेपर वेट भी एक था। तुम सब लोगों ने वो पेपर वेट जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। पर मैनेजमेंट पावर इस आदमी को आता है जिसने पहले पेपर वेट उठा करके सुव्यवस्थित तरीके से रखा और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए आया। पास वहीं पर ही हो गया, आगे इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपने अभी अपने जूते भी बाहर खोले हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपने अपने जूते किस तरीके से खोले हैं। आपका मैनेजमेंट वहां नजर आता है। तो हाँ, अगर हमने जूते भी खोले हैं, सीधे खोले और अंदर चले गए ना भाई ना, हमारे जूते खोलने भी हमारा मैनेजमेंट नजर आता है कि व्यक्ति अपने सुव्यवस्थित तरीके से अपने जूते खोलता है। आपको शायद याद है कि नहीं है, याद करके देख लो कि आपने जब जूते खोले होंगे तो आपका पहला जूता और दूसरे जूते के बीच में कितनी दूरी है,
कितने इंच या कितने सेंटीमीटर की दूरी रखी है, या दोनों को आपने सुव्यवस्थित तरीके से बराबर लेवल में ले जाकर के आपने खोला है, याद भी नहीं होगा। याद है? तो याद नहीं है, उन्हीं को ये मैनेजमेंट पावर सीखना चाहिए कि मेरा जूता खोलना, मेरे कपड़े पहनने, मेरे उसका सलीका, हर चीज़ के साथ मुझे मेरा मैनेजमेंट लागू करना चाहिए। आजकल एक फैशन चली हुई है और वो है फटी हुई जीन्स पहनने की। क्या बता सकते हैं ये सही मैनेजमेंट है या रॉन्ग मैनेजमेंट है? फटी हुई जीन्स से पहन करके चलना, ये हाफ पैंट पहनना बुरा नहीं है, पर फटी हुई जीन्स पहनकर चलना ये दरिद्रता का सूचक है, गरीबी का सूचक है। मैनेजमेंट रखने वाला आदमी, कभी भी आप किसी भी खरबपति आदमी को हल्के कपड़े पहने हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो मैनेजमेंट करना जानते हैं। आगे अगर बढ़ना है तो मैनेजमेंट सीखना होगा। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने यहाँ मैनेजमेंट लागू किया है। और जो लोग मैनेजमेंट लागू नहीं करते वो मरते दम तक सेठ खुद ही घिस रहा है, सेठ खुद ही लगा हुआ है, उसे कभी सुख की रोटी मिल नहीं पाती और सुख की वो चैन की नींद भी ले नहीं पाता। मैनेजमेंट जितना हम लागू करेंगे हम उतने ही आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, हमारा करियर उतना ही मजबूत बनेगा। तीसरा पावर होना चाहिए और ये पावर है मनी पावर। तीसरा पावर है मनी पावर, जिससे आपका खास तौर पर बीमा निगम वालों का भी संबंध है और जो सब लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि अपनी भविष्य निधि भी जरूर बचा करके रखो। तो मनी पावर हर आदमी का होना चाहिए। माना कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी है, कितना भी चरित्रशील है, पर अगर वो फक्कड़ है तो लोग फक्कड़ों को कोई नहीं पूछता है। और कोई आदमी अमीर है, वो कम पढ़ा लिखा ना, तब भी लोग सोसाइटी में उसे इज्जत देते हैं, आगे बुलाकर चेयर पर बैठाते हैं, वीआईपी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पावर है और उस पावर का नाम क्या है? मनी पावर। मैं मनी पावर की बात कर रहा हूं, मनी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हर आदमी के पास मनी पावर जरूर होना चाहिए। दुनिया में 3 तरह की कमाई होती है, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। सब बोल लो। दुनिया में 3 तरह की कमाई, पहली आप कमाई, दूसरी बाप कमाई और तीसरी पाप कमाई। पाप कमाई तो कभी भी आदमी को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाप कमाई कभी भी आदमी को बरकत नहीं देती, खुद की भी बुद्धि को भ्रष्ट करती है और हमारे बच्चों की भी बुद्धि को भी भ्रष्ट करती है। आज अगर किसी घर में भाई भाई लड़ रहे हैं, माँ बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर पाप कमाई आई, सो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो पाप कमाई से बचो, बाप कमाई पर कब्जा मत करो। मेहरबानी है दादाजी की, पापा जी की, कि वो हमारे लिए मकान छोड़कर गए हैं, पर कभी उम्मीद मत रखो कि मैं बाप कमाई के आधार पर चलूं। मैं धन्यवाद दूंगा खास तौर पर उस माँ बाप को जिसने बिना कुछ दिए और अपने बेटे को अपने घर से बाहर कर दिया। मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि मम्मी पापा के इस दुस्साहस ने उनके उस बेटे को कमाना सिखा दिया, जीवन के संघर्षों का सामना करना उन्हें सिखा दिया। अमीर का बेटा अमीर है तो क्या बड़ी बात है, गरीब का बेटा अमीर बन गया, ये इंसान की असली कुछ है। जिंदगी बनाने की, जिंदगी जीतने की बात हुई कि भाई मेरा बाप गरीब था पर मैं अमीर बना। अर्थात हर आदमी को आप कमाई पर भरोसा रखना चाहिए। कौन सी कमाई? कौन सी कमाई? वापस बोलिए तो। आप कमाई पर। हर बेटा चाहता है पापा मुझे स्मार्टफोन दिलाओ, मुझे 60,000 वाला फोन दिलाओ, मुझे एप्पल फोन दिलाओ। कमाया धमाया कुछ नहीं, कमाओगे ना तो पता चलेगा कि 1.5 लाख वाला मोबाइल कैसे लाया जाता है। तो बाप कमाई पर मजा मत उड़ाओ। आप कमाई करो और उसके बाद यूरोप घूमने के लिए जाना है तो भले ही जाओ। ब्याह शादियों में लोग खर्चा करते हैं, कहता हूं भाई क्यों फालतू खर्चा करते हो। लोग आजकल शादी में 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं।
10 साल लगाया जिस 1 करोड़ को कमाने में, वो तूने केवल 2 दिन के वो बैंड बजाने में और अंवारने में हमने वो सारा 1 करोड़ रुपया खत्म कर दिया। हमने 1 करोड़ खत्म नहीं किया, हमने अपने 10 साल की मेहनत खत्म की है। मैं कहता हूँ क्यों फालतू खर्चा करते हो? आपको लड़का लड़की पसंद आए, जाओ मंदिर जी में और वहां जाकर के परमात्मा के प्रतिमा के समक्ष एक दूसरे के साथ शपथ ले लो, पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। आपको अग्नि के फेरे लेने, अग्नि के फेरे ले लो, कोर्ट मैरिज कर लो, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, सीमित खर्चे में कर लो। अभी कोरोना काल आया था, कितने सीमित खर्चे में सबकी शादी हुई थी। हर आदमी को संयमित खर्चे में अपना काम कर लेना चाहिए। आप कमाई, अगर हम कमाएंगे तो आदमी संयमित खर्चा करेगा। बाप कमाई पर तो हर आदमी मजे ठोकेगा। पाप कमाई से तो हर आदमी को बचना चाहिए। तीसरा पावर हर आदमी को अपने पास रखना चाहिए और वो है मनी पावर। इन्वेस्टमेंट अवश्य करो, निवेश अवश्य करो, भविष्य के लिए अवश्य बचा कर रखो। मैं कभी कभी ये भी कह दिया करता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं साहब मैंने तो मेरे बच्चों को अपना सब कुछ निकाल के दे दिया, जो था सब निकाल के दे दिया। मैं कहता हूँ भाई ये गलती मत करो। बच्चे अच्छे हैं तो अच्छे हैं, पर वो कब बुरे बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है, वैसे बच्चों की भी गारंटी नहीं है कि वो कब तक अच्छे बने हुए रहेंगे। इसलिए अपनी भविष्य निधि, जिसे आप भले अपनी और भाषा में LIC कह दो या जो आप ठीक लगे वो कह दो, पर वो भविष्य निधि अवश्य बचा करके अपने लिए रखो। तो बुढ़ापे के लिए भी हर आदमी को रखना चाहिए। तो पहला पावर कौन सा हुआ? मैन पावर। दूसरा पावर मैनेजमेंट पावर। तीसरा पावर मनी पावर। चौथा पावर है मॉरल पावर। चौथा पावर मॉरल पावर। मॉरलिटी हर आदमी के पास रहनी चाहिए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। आदमी को मैंने कहा आप कमाई पर भरोसा रखो, लेकिन नीयत फिर भी अपनी हमेशा अच्छी बनाकर रखो। नफ़ा और नुकसान तो दोनों ही आदमी के जीवन में होती ही हैं। नफ़ा नुकसान इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नीयत अच्छी या बुरी होना ये जरूर इम्पोर्टेंट है। एक भाई भी अपनी बहन को गले लगाता है और एक धर्म भाई भी अपनी बहन को गले लगाता है। एक पिता भी अपनी बेटी को गले लगाता है, एक पति भी अपनी पत्नी को गले लगाता है। तो है तो वही महिला, लेकिन सबके भाव अलग अलग हैं, सबकी नीयत अलग अलग हैं। एक की नीयत रावण की है, एक की नीयत राम की है। तो नीयत ही असली महत्व रखती है। मैंने धर्म से ही सीखा है और समझा है कि अगर आदमी नीयत अच्छी रखेगा तो भले ही कभी उसकी किस्मत रूठ भी गई हो, तब भी आज नहीं तो कल उसका वापस सही दिन आ ही जाएगा। क्योंकि भगवान उनको तो माफ कर सकते हैं, भगवान उनको तो माफ कर सकते हैं जिनकी नीयत अच्छी रही है, पर भगवान उनको कभी माफ नहीं करते जो नीयत के खराब इंसान होते हैं। जो नीयत के खराब इंसान होते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है गॉड और डॉग। क्या है? गॉड और डॉग। गॉड की स्पेलिंग क्या है और डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG। तो उल्टा करो तो गॉड उलट गया तो डॉग बन गया, और डॉग उलट गया तो गॉड बन गया। नियत खराब यानी डॉग बन गए, नियत अच्छी वही इंसान गॉड बन गया। मेरे प्यारे प्रभु, मैं ये सिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, हमेशा नैतिकता को, अपनी प्रामाणिकता को अपने साथ रखिए। मुझे जहाँ तक दुनिया जितनी समझ में आई है, मेरी समझ से 90% लोग अभी भी अपनी नीयत अच्छी रखते हैं। 10 या 20% लोग ही ऐसे होंगे जिनकी नीयत खराब होगी। अभी भी आज की तारीख में किसी की अगर बहन की अगर चांदी की पायल पहनी हुई थी, गिर गई, झट से लोग लाके बोल देते सब किसी की पायल गिर गई है, आप उन्हें जानकारी दे दीजिए। तो अभी भी लोगों की नीयत बहुत अच्छी है। अभी भी लोग, किसी का पर्स गिर गया तो लोग ला करके अभी भी दे देते हैं। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि फोकट का मोबाइल मिल गया, उठाते हैं और जेब में डाल के खिसक जाते हैं। वो भले ही लेके चले जाएं, पर वो मोबाइल उनको बरकत नहीं देगा। उस मोबाइल के जरिए उनसे कभी कोई ऐसा गलत काम हो जाएगा जो बाद में उनको एहसास होगा कि मैंने ये फोकट का माल लेकर के गलत काम किया। और जिसका अंदर से मॉरल पावर बड़ा रहता है, वो आदमी कभी घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। इनकम टैक्स वाले के आने पर, सेल टैक्स वालों के रेड पड़ने पर वही आदमी अंदर से हिलता है जिसने अपने जमा खर्च खोटे कर रखे होंगे या सही जमा खर्च नहीं किए, वही आदमी अंदर से हिलेगा। पर जिसने अपने सही जमा खर्च करता है, सही अपने काम करता है, उस आदमी को घबराने की जरूरत होती है क्या? मॉरल पावर। चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी कह देता हूं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तूने बीकॉम कर लिया है, तू नौकरी के लिए इधर उधर जा रहा है पर तुझे अभी तक नौकरी मिली नहीं है, तो एक काम कर, आज मैं तुझे पैसा कमाना सिखाता हूं। तो बोले कि हाँ पापा सिखाइए कैसे? बोले मैं जो हुनर सिखाऊंगा उसमें तू हर रात को, हर दिन तू पैसा कमाएगा। बोले पापा ये तो बड़ा गजब का हो जाएगा, आप अगर ऐसा हुनर सिखाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है, तो रात को 12 बजे मेरे पास आ जाना। बेटा भी चौंका, यार रात को 12 बजे कोई हुनर सीखने का कोई तरीका थोड़ी होता है। पर अब बापू बापू है, बापू से कौन झमेला मोल ले। पर ठीक है, पैसा कमाने की तकनीक सीखनी थी, तो रात को 12 बजे वो पापा के पास पहुंच गया। बोले हाँ पापा मैं हाजिर हूं। बोले चल ये थैला उठा, चल मेरे साथ। और वो गांव से निकल पड़े, जंगल पार किया, शहर में पहुंचे तो एक हवेली के नीचे जाकर, सामने एक पेड़ था, उसकी ओट में जाकर के पापा ने कहा यहाँ बैठ जाओ। वहाँ बैठे रहे, आधे घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1 बज गए, 1:30 बज गए। बोले पापा आप यहाँ कहाँ लेकर आए हैं, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? बोले बेटा आज मैं तुझे हुनर सिखाना चाहता हूँ। बोले कैसा हुनर पापा? बोले कि ये जो सामने घर है ना, अभी अपन आधे घंटा में वहां से 10-20 लाख रुपए निकाल के ले आएंगे। बोले पापा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले अभी वहां पर सेंध मारेंगे और कुछ तो कुछ माल वहां से निकाल करके अपन ले आएंगे, आधे घंटे का काम है, बस वो ट्रिक मैं तुझे सिखा देता हूँ। बोले पापा इसका मतलब कि आप चोरी करते हैं? बोले हाँ बेटा, मैंने तो अब तक चोरियां कर करके तो तुझे पढ़ा लिखा करके तैयार किया है, और वही हुनर मैं तुम्हें यहां पर आज सिखा देता हूं। बेटा चौंका और उसने कहा ओह, इसका मतलब मेरे पापा गलत रास्ते पर जा रहे थे। और उसने कहा कि पापा आप 1 घंटा तक यहां बैठे क्यों हैं? बोले बेटा घर में लाइटें जल रही है, इस कोठी में लाइटें बंद हो तो फिर अपन चोरी करने के लिए अंदर चले। बोले पापा एक बात बताइए, क्या आप पहले भी कभी यहाँ चोरी करने आए हैं? बोले बेटा अब तक इस घर में 20 दफा चोरी करने आ गया, बड़ा सेठ है, इसके घर में कुछ माल थोड़ा बहुत निकल जाए तो इन लोगों को पता भी नहीं चलता है, मैं अब तक 20 बार इस घर में चोरियां कर चुका हूं। पापा आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ चोरी करने आते हैं, 20 साल से आप यहाँ चोरियां कर रहे हैं, या 20 दफा आपने यहाँ पर चोरियां कर ली है, पर पापा एक बात बताइए 20 साल पहले इस घर में ये लाइटें जलती थी कि अंधेरा था कि उजाला था? बोले बेटा अमीर घर है, 20 साल पहले भी इस घर में तो उजाला ही था। बोले पापा एक बात बताओ, 20 साल पहले अपने घर में अंधेरा था कि उजाला था? बोले बेटा अपने घर में तो 20 साल पहले भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा ही है। बेटा खड़ा होता है, पापा से कहता है पापा खड़े हो, अपना ये झोला फेंक दो, क्योंकि आपका बेटा अपनी जिंदगी में उजालों का राहगीर बनना चाहता है, अंधेरों का राहगीर नहीं। आपका बेटा किसका? उजालों का राहगीर बनना चाहता है, अंधेरों का राहगीर नहीं बनना चाहता। अपने घर में 20 साल पहले भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है। ये चोरी का रास्ता, ये डकैती का रास्ता पापा, ये अंधेरों का रास्ता है। ये जिस बंगले में आप चोरी करने आए हैं, उस घर का मालिक उजालों का रास्ता जीता है, इसलिए 20 साल पहले भी ये सुखी था और ये आज भी सुखी है, और हम 20 साल पहले भी दुखी थे और आज भी
दुखी हैं, मॉरल पावर। हर आदमी को नीयत अच्छी रखनी चाहिए और अपनी मॉरलिटी को किसी भी हालत में कभी भी आदमी को खोनी नहीं चाहिए। अंतिम पंच, मैंने कहा पंच पावर, अंतिम पावर है और वो है माइंड पावर। कौन सा है? पहला कौन सा है? मैंने 5M कहे हैं मैंने पावर के लिए। पहला मैन पावर, दूसरा मैनेजमेंट पावर, तीसरा मनी पावर, चौथा मॉरल पावर और अंतिम पांचवा है माइंड पावर। माइंड पावर अर्थात दिमागी शक्ति को हमेशा बढ़ा करके रखो। रोज सुबह मेडिटेशन करो, चाहे 10 मिनट ही करने की आदत डालो, लेकिन अपनी थर्ड आई पर शांति से बैठे और थर्ड आई पर मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरे भीतर शांति का विस्तार हो रहा है, मेरे आसपास शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से शांति का सारे जग में विस्तार देख रहा हूँ। अपनी थर्ड आई पर अपना मेडिटेशन करो। 10 मिनट के मेडिटेशन के साथ शुरुआत करो और ताज्जुब करोगे अगर किसी भी व्यक्ति ने 30 दिन भी अगर मेडिटेशन कर लिया, उसका माइंड पावर बढ़ेगा, माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता उसकी मजबूत होगी, मन के तनाव खत्म होंगे, चिंताएं खत्म होंगी और परिस्थितियों पर विजय पाने की स्किल, विजय पाने की औकात उसके भीतर अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा मेडिटेशन करो, माइंड पावर बढ़ेगा। अच्छी किताबें पढ़ो, माइंड पावर बढ़ेगा। किसी अच्छे संगत में जाओ, सत्संग में जाओ, आपका माइंड पावर बढ़ेगा। साल में 1 बार या 2 बार ही सही किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाकर के उनके वर्कशॉप को ज्वाइन करो, आपका माइंड पावर बढ़ेगा। गुस्सा छोड़ो, माइंड पावर बढ़ेगा। गुस्सा करते रहोगे तो माइंड पावर हमारा डाउन 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 होता चला जाएगा। चिंता और तनाव पालेंगे, माइंड पावर घटेगा। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता उसका माइंड पावर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के 2 ही नुकसान हैं। बच्चे गुस्सा करेंगे तो मेमोरी पावर कमजोर होगी और बड़े गुस्सा करेंगे तो उसका भाग्य कमजोर होगा। अगर हम लोग अपने भाग्य को, किस्मत को ठीक रखना चाहते हैं, अपने मेमोरी पावर को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो गुस्सा छोड़ो, शांति से बात कर सकते हैं। जो बात हम तैश में आकर, तेजी खा करके और गुस्से में आकर वही बोलते हैं, वही बात हम प्रेम से, शांति से, मिठास से भी बोल सकते हैं कि नहीं? आप अगर गुस्से के साथ अपने क्लाइंट के साथ या अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ पेश आएंगे, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी, खराब होगी? हाँ, खराब होगी। क्लाइंट बढ़ेंगे या घटेंगे? कम होंगे। यानी हर तरह से हमें नुकसान ही होना है। पर अगर हम सबसे प्रेम से पेश आते हैं, स्माइल के साथ पेश आते हैं, मीठे मधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। तो इंसान को बिजनेस कौन सा करना चाहिए, प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला? प्रॉफिट वाला। तो भाई यही तो आपको सिखा रहा हूं। आप लोगों को मनी पावर और मनी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज यही तो सिखा रहा हूं कि बिजनेस वही करो जिसमें प्रॉफिट होता है। गुस्सा करोगे तो माइंड पावर हमारा घटेगा। चाहे 100 का फायदा उठा लो या 100 का नुकसान कर लो, पर अपने माइंड पावर को कभी घटने मत दो। गुस्सा जब भी करेंगे हमारा माइंड पावर हमेशा कम होगा। टेंशन मत पालो। भगवान जो काम खुद कर सकते हो कर लो, और जो खुद के किए भी पूरा नहीं हो पाता उसे भगवान पर छोड़ दो। क्या जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं उसे ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं, विधाता की व्यवस्था पर छोड़ देता हूं, वो जो करेगा वो मेरे लिए स्वीकार है। कुल मिलाकर के खुद को हमेशा सहज रखो, हमेशा सहज रखो, खुद को पावरफुल बनाकर रखो। पंच पावर की मैंने आप लोगों को एक सहज प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा जो जीवन के साथ भी काम देगी और जीवन के बाद भी काम देगी, अर्थात हमारे लिए भी हमें वो पावर फायदा देगा और आने वाली हमारी पीढ़ी को भी हमारा वो पावर फायदा देगा।